19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और विपक्ष ने ये तो पहले से चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कराया गया है और अब यही बात सच होती दिखाई दे रही है। एक और जहां सदन शुरू होने के 6 दिन बाद भी जस्टिस वर्मा पे महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आ सका है और ना ही इस केस पे कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सका है। इसके उलट बड़ी खबर आ रही है कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में बीजेपी अपने ही बनाए मकड़ जाल में बुरी तरह से फंस गई है। कैसे बीजेपी धनखड़ के इस्तीफे के बाद जस्टिस वर्मा केस में बुरा फंस गई है और क्यों ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष का दावा सही था, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में एक अजीब सी आग लग गई। आग तो बुझ गई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाया तो स्टोर रूम से निकली जली हुई नोटों की गड्डियां, करोड़ों रुपए की जली हुई नकदी। अब ये नकदी कहां से आई, किसकी थी और क्यों जली, ये सवाल पूरे देश में गूंजने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक इन हाउस कमेटी बनाई जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शीले नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालय और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को कदाचार का दोषी ठहराया और कहा कि ये नकदी उनके और उनके परिवार के कंट्रोल में थी। सबूत नष्ट करने की कोशिश का भी इल्जाम लगा। अब बीजेपी की सरकार को ये बात पच नहीं रही थी, क्योंकि जस्टिस वर्मा का नाम पहले भी कई विवादों में उछल चुका था और बीजेपी को लग रहा था कि ये मौका है अपनी सियासी रोटियां सीखने का। लेकिन आपको बता दें कि यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें उन्होंने इन हाउस को जो है असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण बताया। लेकिन आखिर में दोस्तों, बीजेपी ने जस्टिस वर्मा केस को भुनाने के लिए लोकसभा में लाए जाने का फैसला लिया और जब संसद के मानसून सत्र पे जो 21 जुलाई शुरू हुआ तो बीजेपी ने सोचा चलो जस्टिस वर्मा को हटाने का मौका मिला है। लोकसभा में 152 सांसदों ने, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, TDP, JDU और यहाँ तक की CPM तक शामिल थी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पे साइन किए। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ, ऐसा तो शायद चांद सूरज एक साथ निकलने पे होता है, लेकिन राज्यसभा में भी विपक्ष ने 63 सांसदों के साइन के साथ ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया। अब सवाल ये था कि पहले कौन सा सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, क्योंकि नियम है कि एक सदन में स्वीकार होने पे दूसरा वाला अपने आप खारिज हो जाता है और यहीं पे बीजेपी की चालाकी पकड़ी गई। राज्यसभा के सभापति और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के प्रस्ताव को पहले स्वीकार कर लिया और जांच के लिए महासचिव को भेज दिया। लेकिन धनखड़ साहब का ये कदम बीजेपी को रास नहीं आया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि पहले लोकसभा में प्रस्ताव पास हो ताकि उनके पास अपने स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में जांच हो और सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहे। लेकिन धनखड़ साहब ने तो विपक्ष की पिच पे खेलना शुरू कर दिया। बस यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी और फिर अचानक धनखड़ साहब का इस्तीफा आ गया। बीजेपी ने एक जज को हटाने के चक्कर में अपने ही उपराष्ट्रपति को हटवा दिया। विपक्ष ने तो पहले ये भी चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दिया था कि धनखड़ का इस्तीफा जस्टिस वर्मा को बचाने की साजिश है। कांग्रेस ने खुल करके कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जस्टिस वर्मा का महाभियोग पास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने सियासी हित दांव पे हैं। और क्यों नहीं, बीजेपी की सरकार में तो सब कुछ सियासत के लिए ही होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो या संसद। ये सब कुछ चल ही रहा था कि लोकसभा में प्रस्ताव आने और 3 सदस्यीय जांच समिति आने की बात चल रही थी कि अचानक आज मामले में एक बड़ा अपडेट आ गया है। दोस्तों, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके न सिर्फ इन हाउस जांच को चुनौती दी है, बल्कि ये भी कहा है कि तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया। अरे ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। वर्मा ने कहा कि 1999 में बनी ये इन हाउस जांच प्रक्रिया असंवैधानिक है, क्योंकि ये संसद की महाभियोग की शक्ति को छीनती है। वाह जज साहब, आप तो पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने
इन याचिका पे सुनवाई के लिए हामी भरती है। 28 जुलाई 2025 को यानी कल सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को सुनेगा। जस्टिस वर्मा की तरफ से कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा जैसे दिग्गज वकील कोर्ट में ताल ठोकेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जांच में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को रोक लगा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो जस्टिस वर्मा का महाभियोग रुक सकता है। क्या बात है, कांग्रेस की बात सही साबित हो रही है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वाकई में न्यायिक जवाबदेही चाहती है या फिर ये सब सियासी ड्रामा है? क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा दोषी हैं तो बीजेपी को इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं वो एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है? और अगर धनखड़ का इस्तीफा वाकई में इन महाभियोग से जुड़ा है तो ये बीजेपी की सियासत की सबसे बड़ी हार है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश हुआ था, लेकिन अब तक यानी 27 जुलाई तक इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन की देरी। बीजेपी, ये क्या माजरा है? संसद में दोनों सदनों को इस प्रस्ताव पे विशेष बहुमत से वोट करना है, जिसमें कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अब तक ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पे बहस में उलझी हुई है। आपको बता दूं कि अभी तक धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ है, ये हर कोई जानना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ साहब ने बीजेपी की रणनीति के खिलाफ जाकर के विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बीजेपी चाहती थी कि लोकसभा में पहले प्रस्ताव पास हो ताकि उनके अपने लोग जांच कमेटी बनाएं और सारा खेल उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन धनखड़ ने तो मिलकर के विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी की सारी चाल को ही पलट दिया और बस बीजेपी ने एक झटके में धनखड़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ अपने ही लोगों को कुचल देते हैं अगर वो उनकी लाइन से हट जाएं। धनखड़ का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बीजेपी को ना तो न्यायपालिका की चिंता है और ना ही संविधान की। उन्हें बस अपनी कुर्सी और सत्ता चाहिए। क्या ये वही बीजेपी को भी है जो न्याय सबके लिए की बात करती है? अब तो साफ हो गया है कि सिर्फ सियासी ड्रामे करते हैं और जब बात सच सामने आने लगती है तो ये भाग खड़े होते हैं। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस वर्मा की तरफ से कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील कोर्ट में तर्क देंगे कि इन हाउस जांच में गड़बड़ी हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बात सही लगी तो वो इस जांच पे रोक लगा सकता है और फिर जस्टिस वर्मा का महाभियोग रुक सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का सारा ड्रामा फुस हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के पक्ष में फैसला दिया तो ये कांग्रेस और विपक्ष की बड़ी जीत होगी। इसीलिए नहीं कि जस्टिस वर्मा बच जाएंगे, बल्कि इस वजह से कि कांग्रेस ने शुरू से कहा था कि बीजेपी इस महाभियोग को सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, और अब सच्चाई सामने आने वाली है। ऐसे में बीजेपी एक तरफ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ अपने ही उपराष्ट्रपति को हटा देते हैं क्योंकि वो उनकी चाल में शामिल नहीं हुआ। क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया, जहां न्यायपालिका को डराया धमकाया जाता है, जहां संविधान को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है? जस्टिस वर्मा का मामला सिर्फ एक जज का नहीं है, ये मामला है भारत के लोकतंत्र का। कि बीजेपी को तुम कितना भी जोर लगा लो, सच्चाई को दबा नहीं सकते। ऐसे में साफ है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इस देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर जस्टिस वर्मा की बात सही साबित हुई तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगी। आपको क्या लगता है कि जस्टिस वर्मा के केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है? सुनवाई बीजेपी सरकार के लिए झटका है? क्या पिछले 6 से 7 दिन बीजेपी सरकार ने जानबूझ करके जस्टिस वर्मा को मौका नहीं दिया? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।